नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग की यहाँ पर प्रिपरेशन क्लासेज प्रारंभ की हुई हैं और आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने भाव तत्व को ये लेके उपस्थित हुआ हूँ। भाव वास्तव में होता क्या है ये आपको समझना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारी क्लासेस में ये टॉपिक उठा था तो प्रत्यक्ष रूप में कुछ बच्चों द्वारा ये डिमांड की गई थी, उनके लिए ये वीडियो। देखिए, अगर हम जहाँ पर भाव की अगर बात करते हैं तो भाव होता है क्या, सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा। जब भी हम किसी आकृति को जब उकेरते हैं, ठीक है, तो जब आकृति को जब हम उकेरते हैं तो उसमें जिन चीज़ों को हम दर्शाना चाह रहे हैं अपने मनोयोग से या अपने अंतर मन से, जिन भावों को हम उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जो चीज़ें उकेरना चाहते हैं, वही वास्तव में क्या होता है, भाव होते हैं। अब आकृति में क्या होता है, दर्शक को जो चित्रकार के हृदय की जितनी भी भावनाएं दिखाई देती हैं। भाव क्या होता है, हमेशा चित्र का क्या होता है, प्राण इसे माना जाता है। भाव को चित्र में प्राण के रूप में ये दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि यदि भाव किसी पेंटिंग में या जो कोई चित्रकार किसी चित्र को चित्रांकन कराए, अगर उसमें भाव यदि ना हो तो सोच लीजिए वो पेंटिंग बिल्कुल भी आकर्षित या उसकी जो वैल्यूबल है उतनी नहीं रहेगी। वो आपको आकर्षित भी नहीं लगेगी और उसमें कोई एक ऐसी जीवंत करने वाला कोई ऐसा भाव आपको दिखाई नहीं देगा। यदि उसमें भाव यदि नहीं है तो वो एक सिर्फ एक रेखांकन कहलाएगा, एक पेंटिंग नहीं कहलाएगा। पेंटिंग कब कहलाएगी, कोई आकृति तब सौंदर्य के रूप में जानी जाती है जब उसमें आपके हृदय भाव, जब हृदय मन की जो सोच है, यदि आप उस सोच को किसी न किसी पेपर में या किसी धरातल पर या किसी चीज में उकेरते हो तो अपने हृदय मन की जो गहराइयों से निकलने वाली जो आपकी भावनाएं हैं, उस पेंटिंग में आप किस भाव से उस पेंटिंग को बना रहे हो, क्या क्या चीज़ उसमें दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, तो यही उसकी क्या होती है, खूबी होती है। या कहें भाव चित्र का हमेशा क्या होता है, प्रमाण होता है। याद रखिएगा, मन में जैसा भाव होगा उसी के आधार पर शरीर के प्रत्येक अंग में जो स्थिरता है या उसकी शारीरिक बनावट है या उसकी चेष्टाएं हैं, वो तमाम चीज़ें भाव भंगिमा उसे हम कहेंगे। हम किसी मूर्ति को यदि आपने पढ़ा होगा, अजंता शैली को अगर पढ़ा होगा तो अजंता शैली में जो बुद्ध की पद्मासन अवस्था में जो बैठी हुई जो मूर्ति है, उनका चेहरे में जो भाव या उसकी भाव भंगिमाएं दिखाई गई हों, उनके जो शरीर को दर्शाया गया, उसकी उनके जो हाथों को दर्शाया गया, उनमें जो भावों को व्यक्त किया गया है मूर्तिकार द्वारा, वो उस मूर्ति को कहीं ना कहीं एक प्राण फूंकने का वो कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ये रहता है। इससे क्या होता है, भाव भंगिमा भी उसे हम कहते हैं। जो चित्रकार होता है वो भाव भंगिमा के जो विभिन्न पड़ाव हैं या उपायों के द्वारा वो क्या करता है, उनको अंकित करता है। जैसे हमने कहा कि खड़े होने से लेकर बैठने तक की जो बुद्ध की मूर्तियां बैठी है, उनके अंगों की बात करें, उनके उपांगों की बात करें, तो उनकी जो क्रियाशीलता है या कहें सबसे बड़ा जो तमाम चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। जैसे कि किस स्थान पे उसे रखा गया है, उसका आसन क्या है, विराजमान मुद्रा में किस प्रकार से बैठी है, उसमें किस प्रकार की शून्यता लिए हुए है, किस प्रकार का भाव लिया है, कोमल भाव दर्शाए गए हैं, चेहरे में किस प्रकार की उसमें वर्ण भक्तिका दर्शाई हुई हैं। तो वो तमाम चीज़ें भाव के अंतर्गत आती है। अब मैं बात करूँगा कि भाव कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो भाव दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप में हम भावों को जानते हैं। अब आंतरिक सौंदर्य क्या होता है, आकृति में हृदय के भावों को दर्शाना आंतरिक सौंदर्य है। जब आप किसी चित्र को अपने हृदय मन से उसको बनाते हैं, जो आपके हृदय में जो चीज़ें उभर के समक्ष आ रही है, जब उसको उस पेंटिंग के माध्यम से आप दर्शा रहे हो, तो वो आपके आंतरिक भाव हैं। अब बाह्य भाव क्या होता है, जो किसी चीज़ को देखकर हम किसी पेंटिंग को उकेरते हैं और उसमें जो इस प्रकार का जो भाव दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो भाव हम अपनी पेंटिंगों में उकेरने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है, बाह्य भाव के रूप में होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। या फिर हम बात करें किसी भी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसे ही हम भाव की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, चित्र को देखकर हमारे, अब मान लीजिए आप मोनालिसा की पेंटिंग को देखते हैं, तो आपके मन में उस पेंटिंग को देखिए जो भाव आता है
ये आपके मन के अंतर्गत जो करुणा या कहें जो व्याकुलता का भाव आया है या फिर करुणा का भाव आया है या क्रोध का भाव आया है, तो कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार के भाव आप रिलीज कर रहे हो, आपके हार्मोन जो जिस प्रकार के भावों को रिलीज करें, तो उस वही आपकी क्या होती हैं चित्र में, वो जो भाव आप प्रकट करते हो तो उसे ही हम भाव की संज्ञा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है इसको भी देखिएगा। यह कलाकृति का भीतरी मानसिक व आध्यात्मिक आयाम होता है। या देखिए, अब भीतर मतलब भीतर अंतर्मन के अंतर्गत से जो भावनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं किसी चीज को हम देख के, अब मान लीजिए क्या होता है जब शादी विवाह होते हैं उसमें जो दुल्हन होती है वो उस दिन क्या होता है केंद्र बिंदु रहती है सभी की, क्योंकि वो सौंदर्यता का उस समय क्या होता है एक भाव लिए हुए उस दिन रहती है। हर व्यक्ति कोई ना कोई दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाता है या उनके साथ जिस प्रकार की भी फोटो, या बैठ के, या आप जब सोफा में बैठते हो या जिसमें वो मंडप पे रहते हैं या किसी भी प्रकार, तो उसमें क्या होता है आपके हृदय मन से जो भाव जो निकलते हैं दूल्हा दुल्हन के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो भीतरी भाव होते हैं, मानसिक तौर पे भाव होते हैं। और आध्यात्मिक भाव हम किस, जैसे आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हो, किस भावनाओं से बैठे हैं, किस आयाम में बैठे हो। ठीक है, जैसे बुद्ध की मूर्तियों की अगर हम देखें गांधार शैली में या फिर आप गुप्त काल में जितनी भी मूर्तियां बनी हैं उनमें भावनाएं विकसित की गई हैं कलाकार द्वारा। जो कलाकार था, जो मूर्तिकार था, उसके द्वारा जो भाव भंगिमाएं उसमें जो प्रस्तुत की गई हैं वही आध्यात्मिक जो आयाम होता है उसको दर्शाने की कोई ना कोई कोशिश करता है। अब भाव प्रदर्शन आकृतियों की भंगिमा से होता है। अब आकृतियां जो हम भाव की अगर बात करें, भाव का जो प्रदर्शन होता है वो आकृतियों की भंगिमा है। अब किसी आकृति को आप देख रहे हैं, उसकी जो आकृति हमने देखी उस आकृति में उसके, मान लीजिए आप किसी पुरुष का चित्रांकन करें, उसकी आकृति देख रहे हैं, तो उसकी आकृति यदि देख रहे हैं तो उसके चेहरे का हाव भाव, उसके शारीरिक बनावट किस प्रकार से, उसके हाथों की बनावट किस प्रकार की है, उसके चेहरे की बनावट किस प्रकार, उसकी आंखों में किस प्रकार के भाव लिए है, चेहरे में क्या क्रोध का भाव दिखा रहा है, शांतता का भाव दिखा रहा है, या उसके जो शारीरिक बॉडी है या उसमें किस प्रकार की भंगिमाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये तमाम चीजें इसमें होता है। अब भारतीय काव्य की अगर हम बात करें तो शास्त्रों में भाव के लिए काव्य रचना को मूल आधार माना गया है। देखिए, काव्य के माध्यम से कहीं ना कहीं जो विद्वान हैं, विद्वानों ने कहीं ना कहीं काव्य के माध्यम से भाव को मूल आधार माना है, और कहीं ना कहीं काव्य के माध्यम से हम जो भारतीय काव्य शास्त्र के आधार पर हम भावों को व्यक्त करने का एक बहुत सरल ये माध्यम होता है। और चित्रकारी भी उसका बहुत ही ज़्यादा एक सरल आयाम माना जाता है, क्योंकि चित्रकारी के माध्यम से जो भाव आप चित्रकारी के माध्यम से दर्शाते हैं वही भाव आप क्या करते हैं काव्य के माध्यम से भी दर्शाते हो। यदि आप कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है तो वो अपने फीलिंग से आती है ना, उसके मन में या रोने का भाव होता है, वो कहीं ना कहीं उसके नेत्रों से या उसके चेहरे से या उसकी जब बोलता है तो उसकी जब आवाज़ जो इस प्रकार से लड़खड़ाती है तो वही तो भाव है, वही तो उसकी भाव भंगिमाएँ वही होती हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जब हमने शारीरिक तौर पर अगर बात करी दी है तो उसमें देखिए भाव ही शरीर तथा इंद्रियों में विकास उत्पन्न करने का क्या है कार्य करता है। अब देखिए, मैंने ये कहा कि भैया जब हम हर्ट होते हैं, जब हमें कोई हर्ट होता है तो कहीं ना कहीं हम अंदर से कहीं ना कहीं टूटना शुरू होते हैं, या कहें किसी प्रकार का जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो जिस प्रकार की चीज़ें रिलीज करेगा शरीर के अंदर, उस प्रकार के हमारे अंदर क्या होता है भाव पैदा होते हैं। जब भाव पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बाह्य रूप से भी उसका प्रदर्शन होता है, और हृदय से भी आप उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, वो आपके नेत्रों के माध्यम से झलकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भावों की अभिव्यंजना की हम बात करें तो वो दो प्रकार से भावों की अभिव्यंजना करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण। कभी क्वेश्चन बनेगा कि भावों की अभिव्यंजना के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना चाहिए 2 प्रकार से हैं, एक प्रकट या उजागर। अब प्रकट किस प्रकार से हम कर रहे हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर मैं बात कर रहा हूँ। भावों को प्रकट रूप का दर्शन नेत्रों द्वारा होता है। अब हम भावों को देख, मैंने कहा ना कि भैया जब मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में महसूस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेत्र बता देंगे कि आज हाँ यार इस बंदे का मूड ठीक नहीं है, या ये शारीरिक तौर से क्या है बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस हो रहा है। ये किससे पता चलता है? हम नेत्रों से उसको कहीं ना कहीं
देखते हैं, उसको भांप लेते हैं, तो उसको हम प्रदर्शन करते हैं, तो जो प्रकट करते हैं ना, तो वो उजागर हो जाता है कहीं ना कहीं, आपका शरीर उस चीज़ को दर्शा देता है कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है। आपका जो शारीरिक भाव भंगिमाएँ हैं, जो आपके शारीरिक वो भाव भंगिमाएँ कहीं ना कहीं इन चीज़ को दर्शाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रक्षुलन, छिपा हुआ भाव जिसे हम कहते हैं प्रक्षुलन या छिपा हुआ भाव की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ठीक है, ये दूसरा है। अब प्रक्षुलन भाव के दर्शन मन व्यंजना द्वारा होती है। हमने मन की जो बात करी थी अभी मैंने, जो मन के द्वारा हम किसी चीज़ को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, वो भाव भंगिमाएँ जो हम उसको उत्पन्न करते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर है। अब देखिए यहाँ पर कभी क्वेश्चन बनेगा कि नाटकीय शास्त्र के अनुसार अगर हमारा भाव विभाव और अनुभाव से संयुक्त तो होकर स्थायी भाव ही क्या होता है, रस की दीप्ति ये करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो भाव होते हैं ना, उनका जो हमेशा संबंध जो रहता है, घनिष्ठ जो संबंध रहता है, उसका रसों से उसका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। शास्त्रों में अगर मैं बात करूं तो स्थायी भाव से ही क्या होती है, रस की निष्पत्ति यहाँ पर होती है, शास्त्रों के आधार पर ये जो माना गया है। अगर आप देखोगे प्रारंभिक दौर पर अगर देखते हो तो उसमें जो भरत मुनि ने जो 8 रसों की यहाँ पर जो जिक्र किया है, और साथ ही अगर मैं 8 रसों का जिक्र कर रहा हूँ तो उसके जो कारक हैं, जो उसके 8 स्थायी भाव भी उसके माने जाएंगे। और अगर हम देखें चित्रसूत्र के आधार पर, अगर हम देखें चित्रसूत्र में 90 जो रस का यहाँ पर क्या गया है, वर्णन किया गया है, 90 रस को यहाँ पर दर्शाया गया है, या स्थायीता दर्शाने के लिए उसके जो विभाव हैं या अनुभाव हैं, या हम संचारी भाव का कहीं ना कहीं हम उसमें उनकी सहायता लेते हैं। और अगर मैं विभाव की बात करूं तो उसको कितने भागों में बांटा गया, कभी क्वेश्चन बनता है तो उसको 2 भागों में हमेशा विभाजित किया रहता है। एक तो आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। ठीक, ये समझ गए होंगे। अब अनुभाव को, मैंने तो ये विभाव की बात करी, विभाव को 2 भागों में विभाजित किया, एक आलंबन और एक उद्दीपन के तौर पे। अब मैं अगर बात कहूं कि आपसे अनुभाव को कितने भागों में विभाजित किया है, तो इनको 3 भागों में विभाजित किया है, एक कायिकी, एक मानसिक और एक सात्विक रूपों में इसको क्या किया, हमेशा विभाजित किया गया। कभी क्वेश्चन बनेगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, आप सभी को पता है कि 33 ये होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक भाव या रस के कुछ प्रतीक या उनके रंग माने जाते हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने रस को लिया हुआ है और यहाँ पर इसके स्थायी भाव को लिया गया है, और कौन सा रंग ये भाव प्रस्तुत करता है। आइए, आप सभी को पता है कि 9 क्या होते हैं, रस होते हैं, और स्थायी भाव भी आपके 9 ही होते हैं, और रंग भी आपके क्या होते हैं, 9 रूप में कहीं ना कहीं हम दर्शाते हैं। अगर हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार रीति इसे कहा जाता है, इसका स्थायी भाव होता है, और इसका जो रंग होता है हमेशा लाल या श्याम या हल्का हरा होता है। देखिए अगर हम श्रृंगार की बात करें, जब महिला या नारी का चित्रांकन करते हैं तो महिला जिस रीति के भाव से जो उत्पन्न होता है, तो उसमें जिस रंग का प्रयोग करती हैं वो कहीं लाल, जब वो अपने माथे पर लाल सिंदूर भरती हैं या होंठों पे लिपस्टिक लगाती है या फिर लाल वस्त्र धारण करती हैं, कहीं ना कहीं स्त्रियों का जो प्रिय कलर अगर मानते हैं तो वो आपके लाल रंग उनका सबसे प्रिय कलर रहता है, और श्याम और हल्का ये भी माना जाता है। हास्य हास इसे इसका स्थायी भाव होता है, तो इसमें हमेशा श्वेत रंग का, श्वेत कलर का इसमें प्रयोग किया गया। अब वहीं करुण रस की अगर हम बात करें तो इसमें करुण की, तो इसमें शोक की बात आती है। यहाँ पर शोक कहीं ना कहीं शोक का भाव ये दर्शाता है, जो स्थायी भाव होता है। इसमें काला ये ग्रे कपोत, ये इसे हम बोलते हैं ग्रे को, तो ये वाला जो रंग को ये कहीं ना कहीं दर्शाने का कार्य करता है। अब अगर हम बात करें चौथे नंबर का जो रस है, वो वीर रस को हम मानते हैं। जैसे आपने बचपन में अगर आपने पढ़ी हो, यदि आप लोगों के समय में हो, तो एक वीर रस की एक कविता रहती है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। जो ये भाव है कहीं ना कहीं इसमें उत्साह का भाव ये दर्शाती है ये कविता। तो ये हमेशा किस चीज़ को अगर उत्साह दर्शा रही, तो उसमें लाल रंग को या गौर इसे कहते हैं, तो लाल रंग कहीं ना कहीं इसका प्रतीक माना जाता है। अब अगर हम रौद्र रस की अगर बात करें तो रौद्र रस हमेशा क्रोध को दर्शाता है।
क्रोध को दर्शाया जाए, जैसे कि आपको ये पता होगा कि जिस समय पार्वती जी जब काली का जब रूप धारण किया था, जिस प्रकार से संहार हो रहा था, तो एकदम हर जगह रक्त की नदियां प्रवाहित हो गई थी। तो लाल रंग उसका प्रतीक रहता है क्रोध का। ठीक है, क्रोध हमेशा आप कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हो गया। हमेशा पहले लाल शब्द का क्या होता है, उच्चारण होता है। देखिए आपकी आंखें लाल हो जाती हैं होते हैं। अब भयानक छठा जो होता है भयानक, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो गया, भय। भय अगर मैं कहूँ भयानक क्या होता है, कभी कभी आप लोग किसी कमरे में बैठे रहते हैं, अचानक उस कमरे में लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई आके कुछ समय बाद कुछ आके वहाँ पर क्या होता है एकदम जोर से चिल्ला जाता है, तो आपको क्या होता है कहीं ना कहीं भय का एक भाव उत्पन्न हो जाता है आपके शरीर में। कहीं ना कहीं आपको एक डर का महसूस होता है। वो आपका जो होता है वो काला रंग उसका ये होता है। विभत्स क्या होता है इसमें याद रखिएगा, तो ये घृणा का भाव हो गया। जुगजुप्सा, ये अगर इसको हम कहें तो इसको ये घृणा का भाव के हम रूप में देखते हैं। जो घृणा का भाव होगा वह हमेशा नीले रंग का ही प्रतीत होता है। अद्भुत की अगर बात करें, ये विस्मय जो होता है कि विस्मय का मतलब होता है कि आश्चर्यचकित रह जाना। ये जो आश्चर्य की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पीले रंग से इसको हम कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। वहीं अगर हम शांत रस की अगर बात करें तो शांत रस निस्पेद अगर हम कहें निवेद ये होता है, तो इसका ये स्थायी भाव है। इसका जो रंग होगा वो आपका सफ़ेद रंग से हम इसको क्या करते हैं वर्णित करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे भाव होते हैं जो आपकी कलाकार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके ये हृदय मन से जो भावनाएं निकलती हैं कहीं ना कहीं वो आपके जो चित्रकारी में था, ये कहें जो कला की जो आयाम हो उसमें कहीं ना कहीं अपना विशेष स्थान ये रखती है। कुछ विशिष्ट आकारों की द्वारा भावों में जो भिन्नता दिखाई देती है किस प्रकार से दिखाई देती है वहाँ पर देख लीजिए, कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर 8 वो दिखाए हैं। ठीक है, 8 प्रकार के क्या दिखाए गए हैं आपके भिन्न भावों को यहाँ पर दर्शाया गया। चापाकार नित्य क्या होता है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये योगी के नेत्रों के समान ये होता है। और मत्स्य देव दर ये क्या नित्य, ये चंचल नेत्र, यह कामी इसे कहा जाता है। उत्पल पत्र नेत्र ये कमल की कलियों के समान होता है, सात्विक भाव को लिए हुए ये होता है। और पद्म पत्र नेत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके हृदय मन की गहराइयों को उजागर करता है। और शासिकृत नेत्र क्या होता है, व्यवस्थित नेत्रों को हम कहते हैं। खजानाकार नेत्र क्या होता है, ये प्रशंसा को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं। मृगनैनी नेत्र अगर हम बात करें भोलेपन का ये प्रतीक होता है। पटोल नेत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं विशालता पूर्ण नेत्र इसे हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ से उतना क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, फिर भी वो आपको बता दिए। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ मैं इसकी बात करूँगा कि नाटकीय शास्त्र व सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए 8 मानी गई है। ठीक है, जब 8 मानी गई हैं तो जो भरत मुनि के तौर पर हम देखें या नाटकीय शास्त्र या सम्रांगण सूत्र के आधार पर कहें तो 8 क्या है आपके रस, और 8 ही क्या है इसके स्थायी भाव माने गए। और चित्र सूत्र में जो बात की गई थी 9वें रस की बात की गई थी। कभी क्वेश्चन पूछा था कि 9वें रस की खोज किसके द्वारा की गई, किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो 9वें रस की जो खोज की थी अभिनव गुप्ता, जो उसमें शांति रस ये से कहा है। ठीक है, और 9वें रस की जो इन्होंने तो रस को खोजा, 9वें रस को खोज इन्होंने की, तो 9वें रस की जो व्याख्या सर्वप्रथम जो हुई थी किसके अंतर्गत इसकी व्याख्या की, कौन से ग्रंथ के अंतर्गत या कौन से पुराण के अंतर्गत हुई थी, कभी क्वेश्चन में, तो विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अंतर्गत क्या हुई थी 9वें रस की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी इसे साझा करें। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो अपने
कमेंट सेक्शन में वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।